काले कपड़े पहनाने वाला मायका वर्सेस रंगीन कपड़े पहनाने वाला ससुराल। माँ, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे गर्मी लग रही है। ये दरवाजा खोल दो या खिड़की खोलने दो। माँ सुनो ना, माँ कम से कम दूसरे कपड़े तो दे दो पहनने के लिए। इस गर्मी में काले कपड़े चुभ रहे हैं। माँ सुनो ना। ये जो दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यही है अंजलि की जिंदगी। पिछले 1 साल से काले कपड़े, अंधेरा और बेरंग जिंदगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था अंजलि की जिंदगी में और क्यों उसके मायके में उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था? ये देखने के लिए आपको ये कहानी अंत तक पूरी देखनी होगी। अंजलि अपने कमरे में चिल्ला रही है, तभी उसकी माँ कमरे में लोहे की थाली लेकर अंदर आती है। चल चुप कर, तुझे ना तो बाहर की रोशनी देखने को मिलेगी ना ही हवा, और दूसरे कपड़े तो भूल जा। और ये ले रोटी और सब्जी, ठूस ले। सुषमा जी वो थाली अंजलि की तरफ फेंकती हैं। उस थाली में एक जली हुई रोटी और जली हुई सब्जी है। अंजलि कांपते हाथों से रोटी उठाती है। माँ, लेकिन ये रोटी और सब्जी तो जली हुई है, बिल्कुल काली है। मैं ये कैसे खाऊंगी? जैसे तूने हमारे ऊपर कालिक पोती है, वैसे चल ये खा ले चुपचाप, और तेरी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ, और आदत डाल ले अब। और हाँ, तूने जो किया है ना, उसके बदले में तेरी सजा और तेरा नसीब भी यही है, तो तुझे ये भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन माँ देखो तो सही, यहाँ बंद कोठरी में चूहे ने मेरे पैर खा लिए, मच्छरों ने पूरा शरीर लाल कर दिया है। बहुत दुख रहा है माँ। माँ। सुषमा जी अंजलि को नजरअंदाज करके दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती हैं। अंजलि कोठरी के अंदर पागलों की तरह दरवाजा पीट रही है, लेकिन घोर अंधेरा, शरीर पर रेंगते कीड़े, भयंकर गर्मी की वजह से चीखते चीखते अंजलि अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तभी सुषमा जी घबराकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंजलि बेहोश पड़ी है। अरे अंजलि, अंजलि उठ। अरे सुनिए जी, ये तो बोल भी नहीं रही। कहीं कहीं ये मरा तो नहीं गई? क्या मर गई? अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे सुषमा। हे भगवान, अगर ये मर गई तो कन्या हत्या का पाप तो लगेगा ही। या आस पड़ोस वाले पुलिस को बुला लेंगे। वैसे इस कलंक ने हमारे चेहरे पर कालिक पोत ही दी है। अब अगर घर में इसकी लाश निकली तो हमारे खानदान पर वो काला कलंक लगेगा कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे अपनी ही बेटी को मार डाला। तो मैं क्या करूं? तुमने ही तो कहा था इसे इस अंधेरे में सड़ने दो। अब अगर इसकी सांसें उखड़ रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? एक रास्ता है पापा, इसे मारने से अच्छा है कि इसे हमेशा के लिए यहाँ से चलता कर दिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी शादी करवा देते हैं। यहाँ आसपास तो सब इसके बारे में जानते हैं, कोई थूकेगा भी नहीं इसके नाम पर। लेकिन दूर दराज का कोई ऐसा घर ढूंढते हैं जिसे बस एक बहू चाहिए हो। बस एक बार ये इस घर की दहलीज पार कर ले, फिर ये जिए या मरे, हमें क्या मतलब। पर आकाश, ऐसी हालत में इससे कौन शादी करेगा? और मैं चाहती हूँ ये उम्र भर ऐसी ही काले कपड़े और काली जिंदगी जिए। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैंने हमारे खानदानी पंडित जी को बुलाया है। वो कोई ना कोई ऐसा घर ढूंढ ही लेंगे जो हमारे हर शर्त मान ले। बस इसे कोठरी से बाहर निकालो और थोड़ा होश में लाओ। सुषमा जी जैसे तैसे अंजलि को होश में लाती हैं। अगले दिन पंडित जी को बुलाया गया और उनके आने के बाद रवि जी और सुषमा पंडित जी को एक कोने में ले जाकर बात कर रहे हैं। पंडित जी, आपको बुलाया इसलिए है क्योंकि हमें इस अंजलि को जल्द से जल्द इस घर से विदा करना है। पर रवि जी, अंजलि तो इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर बिटिया है, फिर इतनी जल्दी क्या है? और आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुंदर? पंडित जी, ये सुंदरता नहीं हमारे खानदान के चेहरे पर लगा वो कालिक है जिसे हम कभी धो नहीं पाएंगे। इसने ऐसी नीच हरकत की है कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। पंडित जी, काम की बात सुनिए। आप इसके लिए कोई भी ऐसा घर ढूंढिए जो बहुत दूर हो। हमें दहेज की चिंता नहीं है, बस एक शर्त है, जो भी इससे शादी करेगा उसे इसे उम्र भर सिर्फ काले कपड़े ही पहनाने होंगे। अरे पर ऐसी अजीब शर्त मानेगा कौन? भला कोई बहू को हमेशा काले कपड़े में क्यों रखेगा? देखिए, वो आपका काम है। उसे डराइए, धमकाइए या ये कहिए कि ये हमारी खानदानी परंपरा है। बस इसे यहां से ले जाए कोई, ताकि हमारा इस काले कलंक से पीछा छूटे। पंडित जी रवि की बात सुनकर अंजलि की तस्वीर के साथ मंदिर लौट आते हैं, जहां शहर के एक बड़े व्यापारी अमरनाथ जी और पद्मिनी जी दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तभी उनकी नजर परेशान हाल पंडित जी पर पड़ती है। हे भगवान, उस बेचारी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है? ऐसे पत्थर दिल माँ बाप, कौन बचाएगा उस अंजलि को? प्रणाम पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपके हाथ में ये किसकी तस्वीर है? अरे अमरनाथ बाबू, प्रणाम। अरे क्या बताऊं, एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है अंजलि, पर उसके परिवार वाले कसाई बन गए हैं।
उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर रखा है और कह रहे हैं कि जो भी उससे शादी करेगा उसे उम्र भर काले कपड़ों में ही रखना होगा। बस वही रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अमरनाथ जी और दादी सास तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं और पंडित जी से फोटो लेकर अमरनाथ जी और पद्मिनी जी घर पहुंचते हैं। माँ जी, ये चेहरा हूबहू वैसा ही है। क्या ये वही लड़की है? रुक अमरनाथ, उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस बच्ची ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था तो हड़बड़ाहट में उसका एक कार्ड मेरे पास गिर गया था। मैंने सहज कर रखा था कि कभी वो मिलेगी तो लौटा दूंगी। पद्मिनी जी वो कार्ड निकालती हैं और पंडित जी की दी हुई फोटो से चेहरा मैच करती हैं। अमरनाथ, ये वही है। अंजलि नाम भी वही है और चेहरा भी। ये भगवान का करिश्मा है कि आज उसका रिश्ता खुद हमारे घर में आया है। पद्मिनी जी, सावित्री जी और अमरनाथ जी बात कर ही रहे होते हैं। पापा, दादी, आप लोग क्या मशवरा कर रहे हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई भी लड़की एक अपाहिज से शादी नहीं करना चाहती, और इतनी सुंदर लड़की ये जरूर हमारे पैसों के लिए हाँ करेगी। कोई गोल्ड डिगर होगी ये। नहीं बेटा, हमने इसे परखा है। ये वही लड़की है जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी दादी की जान बचाई थी। ये पैसों की लालची नहीं है। पर पापा, अगर वो इतनी अच्छी है तो उसके घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा ना कि उसे काले कपड़ों में कैद रखा है। दाल में कुछ काला है। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे सच ना पता चले। तुम सही कह रहे हो, हमें सच जानना होगा। तभी अमरनाथ जी अपने एक वफादार आदमी राजन अंजलि के मोहल्ले में छानबीन के लिए भेजते हैं। राजन 2 दिन बाद वापस आता है। अरे मालिक, बहुत बुरा हाल है। उस घर में अंजलि को बेटी नहीं एक कैदी की तरह रखा गया है। पड़ोसी बता रहे हैं कि उसे 1 साल से अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ है। उसे जली हुई रोटियां देते हैं और सिर्फ काले कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं। वो लोग उसे एक कलंक मान रहे हैं। बस बहुत हुआ। अब वो बच्ची एक पल भी उस नरक में नहीं रहेगी। अमरनाथ जी पंडित जी को दोबारा बुलाते हैं। पंडित जी, ये लीजिए आप मिठाई आपके लिए। आप अंजलि के घर जाइए और कहिए कि लड़का बहुत गरीब है, दिव्यांग है और एक झोपड़ी जैसे घर में रहता है और काले रंग के शौकीन परिवार है। पर बाबूजी, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो लालची लोग उसे खुशी खुशी हमें सौंप दें। अगर उन्हें हमारी अमीरी का पता चला तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अंजलि को काले रंग से आजाद करा के उसकी जिंदगी रंगीन बनाएंगे, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। पंडित जी खुशी खुशी अमरनाथ जी के घर से विदा होते हैं और अंजलि के घर पहुंचते हैं। खुशखबरी है रवि जी, एक परिवार मिल गया है। बहुत मामूली लोग हैं बेचारे, गरीब हैं। लड़का आर्यन दिव्यांग है और सबसे खुशी की बात कि वो लोग भी सिर्फ काले कपड़े ही पहनते हैं। अरे वाह, क्या मैच मिला है इस कुलक्षणी के लिए। इधर काले कपड़े पहनाने वाला मायका और उधर काले कपड़े पहनाने वाला ससुराल मिल गया। इस कलंक की पूरी जिंदगी अब काली ही रहेगी। अंजलि, तेरा दूल्हा भी तेरी तरह ही बेरंग है। अब आएगा मजा जब इस चुड़ैल को इसकी सजा मिलेगी। चलो, भगवान ने सुन ली, पर अंजलि की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उस कंकाल को देखकर तो वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। अरे वो परसों आने वाले हैं पापा, हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। मम्मी, कल में से थोड़ा ठीक करो, उसे एक काल कोठरी से बाहर निकालो, थोड़ा साफ सुथरा करो ताकि कम से कम ये इंसान तो लगे। और हाँ, वो शरीर पर जो कीड़े मकोड़े ने काटा है उन पर थोड़ा मरहम लगा देना। आकाश की बात सुनकर सुषमा जी कोठरी का दरवाजा खोलकर अंजलि को घसीटते हुए बाहर लाती हैं। छी, कितनी बदबू आ रही है तुझसे। देख तो सही अपनी हालत। चूहों ने तेरे पैरों की उंगलियां और नाखून कुतर दिए हैं। पूरे शरीर पर मच्छरों ने लाल निशान कर दिए हैं, जैसे तुझे कोई बीमारी हो गई हो। माँ, पानी, ठंडा पानी। सुषमा बेरहमी से उस पर बाल्टी भर पानी डालती हैं। अंजलि की हड्डियां साफ नजर आ रही हैं। चेहरा सूख कर पीला पड़ गया है और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए हैं। नहलाने के बाद सुषमा फिर से एक पुराने फटे हुए काले कपड़े अंजलि की तरफ फेंकती है। माँ, इसे और कोई कपड़ा पहना दो। इस हालत में ये काले कपड़े और भी डरावने लग रहे हैं। कम से कम कल के लिए तो कोई रंगीन कपड़ा पहना दो। खबरदार, इसने हमारे खानदान की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम किया है। इसके लिए कोई रंग नहीं, ये काले कपड़े ही इसकी पहचान है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि को तैयार किया गया। उसके नाखूनों पर पट्टियां बांधी थी। हाथों और पैरों पर चूहों और मच्छरों के घाव साफ नजर आ रहे थे, जिन पर सफेद बैंडेज लगी थी। तभी अमरनाथ जी, आर्यन, सावित्री जी और पद्मिनी जी काले कपड़ों में उसे देखने आते हैं और अंजलि की हालत देखकर, बिटिया, तुम हमेशा काले कपड़े ही पहनती हो क्या? अरे समधी जी, हमारी लाडो को काला रंग बहुत पसंद है बचपन से ही। अगर बच्ची की यही खुशी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है।
बच्चों को कुछ देर अकेले में बात करने देते हैं। तो अंजलि, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। बहन जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी नहीं, जाओ बात करो। अंजलि और आर्यन को एक साथ बात करने के लिए बालकनी में भेजा जाता है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता बने वो सच्चाई की नींव पर बने। शायद ये सुनने के बाद आप मुझसे शादी न करें, पर मुझे बताना होगा। अंजलि ने रोते हुए आर्यन को कुछ बता देती है। इसलिए ये काले कपड़े मेरी पसंद नहीं, मेरे मायके का दिया हुआ श्राप है। अब आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अंजलि आर्यन को सब कुछ बताकर बाहर आकर बैठती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। सुषमा उसे तिरछी और डरावनी नजरों से घूर रही है। इस कलंक ने जरूर अंदर कुछ बक दिया होगा। अगर ये रिश्ता टूटा तो आज इसकी जान ले लूंगी मैं। तो बेटा, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम परसों ही बारात लेकर आएंगे। जी जी जरूर। हे भगवान, मेरे मायके ने तो मुझे काले कपड़ों में ही कैद किया था। अभी ससुराल वाले भी मेरी जिंदगी में अंधेरा ही भरने वाले हैं। क्या मेरी किस्मत में कभी कोई रंग नहीं लिखा? क्या मुझे ताउम्र इसी काले के साथ जीना होगा? अंजलि सोच में थी तभी। बहुत अच्छा फैसला बेटा। तो ये लीजिए शगुन अंजलि के लिए। सावित्री जी अंजलि के परिवार का विश्वास गहरा करने के लिए उसे शगुन के रूप में एक काला धागा और खाली नाटक करती है और रिश्ता पक्का करके पूरा परिवार चला जाता है उनके जाते ही। चलो अच्छा है, आफत से पीछा छूटा। अब ये कलंक हमारे घर की दीवारों को और गंदा नहीं करेगा। माँ, शादी परसों है, इसके लिए कोई लाल जोड़ा मंगवाना है क्या? लाल कभी नहीं। इसे याद रखना चाहिए कि ये विदा होकर नहीं, फेंक कर निकाली जा रही है। इसके लिए काले रंग का ही लहंगा आएगा। शादी के फेरे भी इसी काले रंग से लेगी। उसी रात अंजलि कोठरी के बाहर बैठी है। उसे जली हुई सूखी रोटी दी गई है। वो रोटी का टुकड़ा तोड़ती है। अगर मेरे ससुराल वालों को मेरे घर वालों के जरिए वो सब सच पता चल गया तो मैंने आर्यन जी को जो बताया, तो वो मेरे साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा यहाँ हो रहा है? क्या वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे मायके वाले मुझे जिंदा जला देंगे। अंजलि का डर गहरा हो गया था और 2 दिन बाद उसकी शादी का मंडप लगा है। अंजलि ने काले रंग का भारी लहंगा पहना है। उसके हाथों पर मेहंदी तो लगी थी, पर उसका रंग भी गहरा काला लग रहा था। थोड़ी देर में बारात आती है। सभी काले कपड़ों में थे। शादी की रस्में शुरू होती हैं। अंजलि डरते डरते आर्यन के साथ फेरे ले रही है। हे भगवान, मुझे मेरी दुनिया तो सिर्फ इस काले लहंगे और इन काली यादों तक सिमट कर रह गई है। थोड़ी ही देर में अंजलि की विदाई हो जाती है और अंजलि अपने ससुराल पहुंचती है। लो, आ गया मेरा नया नर्क। बाहर से कितना शांत और अंधेरा है ये घर। आओ बिटिया, अंदर चलो, अब यही तुम्हारा घर है। अंजलि का हर कदम डर से भरा था। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर आज इन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? पहले तो सिर्फ बदनामी का दाग था और अब तो। काले कपड़ों में अंजलि के ससुराल वाले उसे विदा कराकर लेकर आ रहे थे। उन्हें देख आस पड़ोस की औरतें मिसेस कपूर और मिसेस शर्मा दूर खड़ी फुसफुसा रही हैं। अरे शर्मा जी, देखिए तो सही, इतने अमीर और खुशमिजाज लोग, और ये क्या, पूरी बारात और दूल्हा दुल्हन सब काले कपड़ों में। कोई मातम है क्या? पता नहीं भाई, अमरनाथ जी तो हमेशा रंगीन मिजाज रहे हैं। लगता है ये बहू ही अपने साथ कोई काला साया लेकर आई है। कैसे डरी सहमी सी लग रही है। आओ बेटे, अंदर आओ। अब डरने की जरूरत नहीं है। आर्यन, इसके कमरे में इसको ले जाओ। अंजलि बेटा, तुम जाकर पहले ये भारी कपड़े बदल लो। अंजलि डरते डरते गृह प्रवेश करती है और उनकी नंद काव्या उसको उसके कमरे में ले जाती है। अंजलि कांपते हाथों से वार्डरोब खोलती है। वहां काले रंग का नामो निशान नहीं है। लाल, पीला, हरा, नीला, इंद्रधनुष के हर रंग के महंगे और सुंदर कपड़े वहां सजे हुए हैं। ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? माँ ने तो कहा था कि ये लोग भी काले। तभी आर्यन कमरे में आता है। उसने अपना काला कोट उतार दिया है और अंदर एक बहुत ही सुंदर नीले रंग की शर्ट पहनी है। वो मुस्कुराते हुए अंजलि के पास आता है। क्या हुआ अंजलि, क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। आर्यन जी, ये सब, पर आपकी शर्ट, माँ ने तो कहा था कि आप लोगों को भी काला रंग पसंद है। अंजलि, वो एक नाटक था। तुम्हारे उस काले कपड़े पहनाने वाले मायके से तुम्हें आजाद कराने के लिए हमें भी काला नकाब पहनना पड़ा। पंडित जी को घूस देकर हमने झूठ बुलवाया ताकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुशी खुशी हमें सौंप दें। पर क्यों? आप जानते हैं ना मेरे बारे में सब, फिर भी इतना बड़ा झूठ? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कलंक नहीं हो। तुमने मेरी दादी की जान बचाई थी। अब ये काले कपड़े उतार दो अंजलि। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रंग होंगे। ये रेड कलर का लहंगा खास मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे पहनो। लेकिन आर्यन जी, आपके घर वाले और मेरी माँ, अगर उन्होंने देख लिया तो? तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? तुम इसे पहनो तो सही।
अंजलि लाल रंग का भारी लहंगा पहनकर 16 श्रृंगार करके हॉल में आती है और वहां आकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। हॉल में ससुर अमरनाथ जी, सासू माँ सावित्री जी, दादी और नंद काव्या। आ गई मेरी घर की लक्ष्मी बहू। तुझे क्या लगा था? हमें तो हमारे बेटे ने पहले ही सब बता दिया था कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन कैसे आप लोगों को तो पूरी सच्चाई पता भी नहीं है। अंजलि अचानक फफक फफक कर रोने लगती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। आप नहीं जानते माँ जी, जब मेरे पिछले ससुराल वालों ने मुझे बाहर निकाला था, उसके बाद मेरा मायका नर्क से भी बदतर हो गया था। अड़ोसी पड़ोसी ने मेरे और मेरे माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। उसके बाद मेरे अपनों ने मेरी जिंदगी को काले रंग से पोत दिया। सुषमा जी अंजलि के सामने एक बिल्कुल कोयले जैसी जली हुई रोटी और काली सूखी सब्जी फेंकती हैं। माँ, ये काली जली रोटी मैं कैसे खाऊंगी? जैसे तूने हमारे चेहरे पर कालिक पोती है, वैसे ही अब ये काली रोटी भी तुझे ठूसनी पड़ेगी। चिलचिलाती गर्मी है, कोठरी में न पंखा है न खिड़की। अंजलि ने मोटा काला ऊनी कपड़ा पहना हुआ है और वो पसीने से नहा रही है। वो पानी मांग रही है और उसे अंधेरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंजलि के पैरों और हाथों पर चूहे के काटनों के ताजा घाव दिख रहे हैं। उन्होंने मुझे रोशनी से महरूम कर दिया माँ जी। मुझे काल कोठरी में रखा, जली हुई रोटियां दी और इस भीषण गर्मी में मुझे काले भारी कपड़े पहनने पर मजबूर किया ताकि मैं हर पल जलती रहूं। अंजलि की बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंजलि को कसकर गले लगा लेती हैं। रो मत मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, अब मैं हूं ना। अंजलि, वो तेरी जन्म देने वाली माँ थी जिसने तेरी जिंदगी को काले कपड़े पहनने वाला बायका बना दिया, लेकिन अब ये तेरी सास तेरी माँ बनने की पूरी कोशिश करेगी और तुझे रंगीन कपड़े पहनने वाला ससुराल देगी। अंजलि सावित्री जी के सीने से लगकर ऐसे रोई जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुबकता है। आर्यन और अमरनाथ जी की आंखों में नमी थी। बेटा आर्यन, अंजलि को ले जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। अंजलि जाकर सो जाती है। अगले दिन अंजलि अभी सोकर उठी ही है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रीता नौकरानी हाथ में एक चांदी की थाली लेकर अंदर आती है। छोटी बहू जी, सासू माँ ने आपके लिए ये भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज आप यही पहनकर बाहर आए। थाली में एक बेहद खूबसूरत सुर्ख गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी और चमकते हुए कुंदन के जेवर रखे हैं। अंजलि की उंगलियां कांप रही थी। उसने अपनी उंगलियों के पोरों से उस साड़ी के मखमली कपड़े को छुआ। सच में क्या मेरी किस्मत ऐसी हो गई है? क्या मैं सच में ये रंगीन कपड़े मेरे लिए हैं? क्या मैं इसे पहनूंगी? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अंजलि वो कपड़े पहनकर तैयार होती है, तभी पीछे से आर्यन आता है। वो अंजलि को आईने में देखता है और उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। अब तो विश्वास करो अंजलि, तुम्हें सिर्फ रंगीन कपड़े पहनाने वाला ससुराल नहीं मिला है, बल्कि ये ससुराल तुम्हारी पूरी जिंदगी को खुशियों के रंगों से भर देगा। अंजलि पीछे मुड़कर आर्यन की आंखों में देखती है और भावुक होकर आर्यन के गले लग जाती है। आर्यन उसका माथा चूमता है, तभी काव्या चहकती हुई कमरे में आती है। अरे अभी से इतना रोमांस, भाई भाभी को थोड़ा छोड़िए भी, अभी उनकी पहली रसोई की रस्म बाकी है। चलिए भाभी, सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। काव्या अंजलि का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। माँ जी, मैं पहली रसोई के लिए कुछ मीठा बनाना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, आज तो कुछ नहीं बनाएगी। तूने अपने मायके में बहुत तकलीफें सही हैं। सावित्री जी अंजलि को डाइनिंग टेबल के पास ले जाती हैं, जिस पर एक बड़ा रेशमी कपड़ा ढका हुआ है। अंजलि बिटिया, आज इस घर में तेरी पहली सुबह है। देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। सावित्री जी जैसे ही कपड़ा हटाती हैं, अंजलि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेज पर रंगों का एक सैलाब है। 56 भोग सजे हुए हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि खाना ऐसा भी होता है। पिछले 1 साल से मेरी दुनिया सिर्फ उस जली हुई काली रोटी और काली सब्जी तक सिमट गई थी। मुझे तो लगने लगा था कि मेरी किस्मत में सिर्फ काला ही रंग लिखा है। अब नहीं बिटिया, तुम्हारी जिंदगी के आसमान से वो काले बादल हमेशा के लिए छट गए हैं। सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सब हॉल में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के मायके में अंजलि के विदा होते ही घर वाले सोफे पर आराम से बैठते हैं। शुक्र है बला टली, इस कलंक ने तो मेरी नाक ही कटवाई दी थी। अच्छा हुआ उस लड़के ने इसे काले कपड़ों में स्वीकार कर लिया। अरे मम्मी, देखा आपने, वो लोग कितने सीधे और दबे हुए लग रहे थे। पक्का अंजलि अब वहां जली हुई रोटियां और गालियां खा रही होगी। जैसी उसकी फूटी किस्मत है वैसे ही ससुराल वाले मिले हैं। सही कह रहे हो, वहां भी उसे कोठरी ही मिलेगी। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत तो बच गई। अब इसे पूरी जिंदगी उन काले चिथड़ों में ही सड़ना होगा। अंजलि का मायका एक तरफ अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ससुराल में। अमरनाथ जी, हम अपनी बहू का एक भव्य रिसेप्शन करेंगे। बिल्कुल माँ, शादी तो मजबूरी में
सादगी और काले लिबास में हुई, पर रिसेप्शन ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। माँ, आप इसे शॉपिंग करवा के लाओ। ठीक है बेटा, तैयार हो जाओ। अंजलि, काव्या और सासू माँ शॉपिंग के लिए निकलते हैं। चलिए भाभी, आज कोई काला कपड़ा नहीं दिखेगा। आज हम सिर्फ वो रंग चुनेंगे जो आपको पसंद है। सेल्समैन अंजलि के सामने एक एक करके बेहतरीन साड़ियां और गाउन खोल रहा है। काव्या, क्या मैं सच में ये रंग पहन सकती हूँ? हाँ बेटा, तू तेरे ससुराल में है, यहाँ तो अपनी मर्जी की मालकिन है, तुझे जो पसंद है वो उठा। अंजलि ने पहली बार डर को पीछे छोड़कर एक फिरोजी गाउन और एक सुनहरी साड़ी चुनी। उसके बाद मेकओवर के लिए उसे पार्लर ले जाया जाता है। मैम, आपकी स्किन बहुत डैमेज है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे फिर से चमका देंगे। मेकअप आर्टिस्ट सोनिया अंजलि को तैयार कर रही है। अंजलि अपना कस्टमाइज्ड रेनबो लहंगा पहनती है। मैम, आज आपको देखकर लग रहा है आसमान से उतरी कोई परी उतर आई है। अंजलि तैयार होकर एक आलीशान होटल में पहुंचती है जहां मेहमानों की भीड़ है। अरे शर्मा जी, ये वही बहू है ना जो परसों काले कपड़ों के चिथड़ों में लिपट कर विदा हुई थी? विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ भाई, देखो तो सही क्या रूप निखर कर आया है। ये तो साक्षात परी लग रही है। अमरनाथ जी ने तो कमाल कर दिया। अंजलि जैसे ही स्टेज पर आती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सावित्री जी आगे बढ़कर उसका माथा चूमती हैं। सभी मेहमान उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन रिसेप्शन की थकान के बाद आर्यन अंजलि को शहर की सबसे मशहूर आइसक्रीम पार्लर लेकर गया। अंजलि, तुम्हें पता है, रंग सिर्फ कपड़ों में नहीं होते, स्वाद में भी होते हैं। तुमने 1 साल से सिर्फ कड़वाहट चखी है, आज कुछ मीठा हो जाए। अंजलि खुशी खुशी आइसक्रीम खाती है और दोनों घर वापस आते हैं। लेकिन खुशियों का यह सिलसिला यही नहीं रुका। अंजलि, बहुत भागदौड़ हो गई। अब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों, हमारा हनीमून। आर्यन जी, मेरी जिंदगी को बेरंग होने से आपने और आपके परिवार ने बचाया है। मैं ये खुशी अकेले नहीं मनाना चाहती। क्या हम पूरे परिवार के साथ नहीं जा सकते एक फैमिली मून? आर्यन अंजलि की निस्वार्थ सोच देखकर दंग रह गया। दादी, सासू माँ और नंद, काव्या सब खुशी से उछल पड़े। तय हुआ कि सब साथ मिलकर किसी ठंडी जगह कश्मीर या स्विट्जरलैंड जाएंगे। अंजलि ने एयरपोर्ट पर एक ब्राइट येलो ट्रैक सूट और स्टाइलिश स्नीकर्स पहने हैं। भाभी, क्या बात है, आज तो आप बॉलीवुड हीरोइन लग रही हैं। फ्लाइट में बैठकर अंजलि अपने ससुराल के साथ ही स्विट्जरलैंड की वादियों में घूमती है। अंजलि ने एक खूबसूरत फ्लोरल 1 पीस पहना है। उसके ऊपर एक स्टाइलिश ओवरकोट है। वो बर्फ के गोले बनाकर आर्यन पर फेंक रही है। सासू माँ और दादी भी रंगीन कश्मीरी फिरन पहनकर बर्फ का आनंद ले रही हैं। कुछ दिन स्विट्जरलैंड में बिताने के बाद सभी घर आते हैं, उस समय उसके मायके वाले। सुनो जी, मेरा मन हो रहा है कि जरा देखो तो सही वो काली कलूटी वहाँ कैसी दिख रही है। पक्का रो रो का बुरा हाल हो रहा होगा उसका। हाँ मम्मी, अरे बुलाओ उसे पग फेरे के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ससुराल वालों ने उसकी कैसी खातिरदारी की है। पक्का चेहरे पर 12 बज रहे होंगे। हाँ, अभी फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ और फिर से उससे घर का सारा काम कराएंगे। उसे एहसास दिलाएंगे कि चाहे मायका हो या ससुराल, उसके नसीब में सिर्फ अंधेरा है। सुषमा फोन पर मीठी आवाज का नाटक करती है और सावित्री जी से बात करके उसे घर बुलाने को कहती है। बेटा, तुम्हें पग फेरे के लिए अपने मायके जाना है, लेकिन घबराना मत बेटिया। कल जब तुम पग फेरे के लिए जाओगी तो हम तुम्हें फिर से इन्हीं काले कपड़ों में भेजेंगे। तुम्हारी माँ को लगना चाहिए कि काले कपड़ों में रखने वाला मायका अभी भी जारी है। अगले दिन डरते डरते अंजलि काली कपड़ों में वापस आती है। अंजलि ने जैसे ही घर में कदम रखा, सुषमा जी ने आरती की थाली के बजाय हाथ में झाड़ू थमा दिया। आ गई को लक्षणी, चलिए नाटक बंद कर और पूरे घर में पोछा लगा। और हाँ, रसोई में जाकर चूहों वाली कोठरी साफ कर। माँ, आपने मेरी शादी कहाँ कर दी? वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे भरपेट खाना नहीं देते। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो तुझे क्या लगा था मैं तुझे राज करने भेजूंगी? तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तो तुझे मैंने उस घर में भेजा है। अब भुगत अपनी किस्मत। रात के समय अंजलि छुपकर आर्यन और सासू माँ को फोन करती है। आर्यन जी, माँ ने आज मुझे दिन भर भूखा रखा और फर्श साफ करवाया। वो बहुत खुश है मुझे तकलीफ में देखकर। माँ, मैं अभी जा रहा हूँ अंजलि को लेने। मैं अपनी पत्नी को उस औरत के जुल्म सहने के लिए वहां नहीं छोड़ सकता। धैर्य रख बेटा, अभी खेल बाकी है। अगर हम सभी उसे ले आए तो तुम्हारी सास को अभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। उन्हें उनके ही जाल में फंसने दो। अंजलि, बस 2 दिन और बिटिया, फिर हम तुम्हें हमेशा के लिए उस नर्क से निकाल देंगे। 2 दिन बाद आर्यन एक पुरानी गाड़ी लेकर अंजलि के मायके आता है। माँ जी, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो अंजलि को याद कर रही है, हमें उसे अभी ले जाना होगा। अरे ले जाओ, वैसे भी ये यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। जाओ अंजलि, अपनी दादी सास की सेवा कर। सुषमा हाथ हिलाकर विदा कर देती है। अंजलि वापस अपने ससुराल आती है।
आ गई मेरी बेटिया, देख तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ। माँ जी, आपने और इस परिवार ने मुझे जो रंगीन कपड़े पहनाने वाला ससुराल दिया है वो इन कीमती चीजों से कहीं बढ़कर है। अंजलि अपने ससुराल में खुशी खुशी सबसे मिल रही होती है, तभी उसके मायके में अच्छा हुआ उस कलंक को विदा कर दिया। अब वो उन गरीबों के घर काली रोटियां तोड़कर ही खा रही होगी। मैंने पक्का किया है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई रंग ना आए। हाँ माँ, उन लोगों की क्या औकात है, कभी कुछ दे थोड़े ही पाएंगे उसे। उसी समय उनके घर के बाहर एक आलीशान मर्सिडीज कार आकर रुकती है। ड्राइवर उतरकर अंदर आता है और एक चांदी का कार्ड देता है। आप लोगों को अमरनाथ जी के बंगले पर दावत के लिए बुलाया गया है, ये गाड़ी आपको लेने आई है। मर्सिडीज? क्या उन लोगों के पास इतनी महंगी कार है? आकाश देख तो सही। ये कैसे हो सकता है, वो तो मामूली लोग थे। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या तमाशा हो रहा है। अंजलि के मायके वाले उस मर्सिडीज में बैठकर आर्यन के बंगले की ओर निकल पड़े। मर्सिडीज से उतरकर सुषमा, रवि और आकाश अंदर आते हैं। बंगले की भव्यता देखकर उनके मुंह खुले रह जाते हैं। मम्मी, यह बंगला तो किसी महल जैसा है। इन लोगों ने जरूर ये सब किराए पर लिया होगा, हमें नीचे दिखाने के लिए। तभी सामने से अंजलि आती है। उसने एक बेहद खूबसूरत सतरंगी गाउन पहना है, बाल खुले हैं और चेहरे पर गजब का नूर है। अरे ये कौन है? अंजलि, तू? ये रंगीन कपड़े और ये ठाट बाट? हाँ बहन जी, ये हमारी बहू है। और अंजलि, अपने मेहमानों को पानी पूछो। बहन जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इसे काले कपड़ों के अलावा कुछ मत पहनाना, ये हमारी शर्त थी। अब बहन जी, अब ये आपके घर की कलंक नहीं, हमारे घर की बहू है। आप यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, प्यार से रहिए और शौक से जाइए। सुषमा बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। उसका खून खौल रहा था। अंजलि दिन में 6 बार कपड़े बदलती है, कभी पीला, कभी नीला, कभी गुलाबी। खाने की मेज पर जूस और शेक के 5-6 अलग अलग रंगीन गिलास सजे हैं। अंजलि चहक चहक कर सबको खिला रही है। देख रवि कैसे इतरा रही है, ज्यादा ही पर निकल आए हैं इसके। और ये अंजलि, चल हमें जरा अपना कमरा तो दिखा। हाँ मम्मी, चलिए ठीक है। अंजलि सुषमा जी को कमरे में ले जाती है और जाते ही, बहुत रंगीन हो गई है ना तू। तुझे समझाया था ना कि तेरी जिंदगी में सिर्फ काला रंग ही लिखा है, तुझे समझ नहीं आती ये बात? ये रंगीन कपड़े तुझे शोभा नहीं देते, चल निकाल इन्हें। नहीं माँ, छोड़ दो मुझे, ये मेरा घर है, यहाँ ऐसा मत करो, बचाओ, कोई बचाओ। अंजलि चिल्ला रही थी। सुषमा अंजलि पर काला काजल और काली लिपस्टिक थोपने की कोशिश कर रही है। तभी पीछे से सावित्री जी गरजती हुई आती हैं। बस बहुत हो गया। सुषमा और आकाश डरकर पीछे हटते हैं। सावित्री जी अंजलि को अपने पास खींच लेती हैं। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहू पर हाथ लगाया तो मैं वो हाथ तोड़कर आपके हाथ में दे दूंगी। और किस कलंक की बात कर रही हैं आप? वो कलंक जो मेरी बहू के नाम पर कभी था ही नहीं। आप सच्चाई जानना चाहती है ना, तो रुकिए। सावित्री जी अपने बेटे आर्यन को फोन करती हैं। आर्यन कमरे में प्रवेश करता है। उसने एक लड़के की गर्दन पकड़ी हुई है। विक्रम बुरी तरह डरा हुआ है और कांप रहा है। पापा, माँ, यही है वो दरिंदा जिसने अंजलि की नकली एआई फोटोज बनाकर उसे बदनाम किया था। मुझे माफ कर दीजिए, अंजलि ने मुझे थप्पड़ मारा था, उसी का बदला लेने के लिए मैंने उसकी फोटो एडिट की थी। अंजलि बेकसूर है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। अंजलि आगे बढ़ती और पूरी ताकत से विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरे इस घटिया काम की वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी और आपने अपनी बेटी पर यकीन करने के बजाय उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। माँ, पापा, आज मैं आप सबका शुक्रिया कहती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे उस दिन घर से नहीं निकाला होता तो आज मुझे इतना प्यार करने वाला और रंगीन कपड़े पहनने वाला ससुराल नहीं मिलता। भले ही मेरा नसीब ऐसा था कि मुझे काले कपड़े पहनाने वाला मायका मिला, पर ईश्वर ने मुझे रंगीन ससुराल देकर सब बराबर कर दिया। अब बेटा हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए। हमारे साथ घर चल बेटा। नहीं, आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप ये समझ लेना कि आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने उसके चेहरे पर कालिक पोती थी। आज से सिर्फ ये ससुराल ही मेरा मायका है और यही मेरा घर है। यहाँ से चले जाइए। मायके वाले फूट फूट कर रोते हुए शर्मिंदा होकर बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद घर का माहौल उत्सव जैसा है। माँ जी, आर्यन जी, घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरा परिवार झूम उठता है। दादी, सास और सासू मां अंजलि को चूम लेती हैं। हमारी बहू तो सिर्फ रंगीन कपड़े पहनाने वाले ससुराल की शान नहीं, बल्कि अब हमारी पूरी जिंदगी को रोशन करने वाली है। अंजलि की जिंदगी अब खुशियों के रंगों से भरी थी। तभी उसे अपने प्रेगनेंसी का पता चलता है। वो पुरानी नफरत भुलाकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं कितनी अंधी हो गई थी। हमने अपनी ही लक्ष्मी को आग में झोंक दिया था। कुछ महीनों बाद अंजलि को बेटा होता है। पूरा घर फूलों और गुब्बारों से सजा है।
सुषमा वहां आती है, पर इस बार उसके हाथ में काला रंग नहीं बल्कि अंजलि के लिए लाल चुनरी और मिठाई है। अंजलि उसे गले से लगा लेती है। तभी तो आप लोगों को क्या लगता है, काले कपड़े पहनाने वाला माइकल ज्यादा बेहतर है या रंगीन कपड़े पहनाने वाला ससुराल? कमेंट में जरूर बताइएगा।